हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 के चैप्टर 8 की, जो कि है कोशिका जीवन की इकाई। इस चैप्टर से हम ले रहे हैं टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया को। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहली विशेषता देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बहुत से सूक्ष्म छड़ के आकार के या गोलाकार कोशिकांग दिखाई देते हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो इनका आकार कैसा है दोस्तों? या तो ये छड़ के आकार के हैं, अन्यथा ये राउंडेड आकार के हैं। यहाँ पर जो डायग्राम दिया है दोस्तों, इस डायग्राम में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये छड़ के आकार के आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा आकार माइटोकॉन्ड्रिया का राउंडेड होना शुरू हो गया है। दूसरी विशेषता देखते हैं। स्तनधारियों की परिपक्व लाल रक्त कणिकाओं में तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे जीवाणु नील हरित कोशिकाओं आदि में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में सभी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, परंतु जो परिपक्व लाल रक्त कणिकाएं हैं दोस्तों, इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया या अन्य ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। उसकी वजह यह है दोस्तों कि आरबीसी का जो मेन वर्क है वो है ऑक्सीजन को ले जाना। तो ऐसी स्थिति में इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए, जिस कारण से जितनी भी मैच्योर आरबीसीज होती हैं उनके अंदर ऑर्गेनेल्स एब्सेंट्स रहते हैं। लेकिन जब ये बनती हैं उस समय सारे ऑर्गेनेल्स इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। आइए अगली विशेषता देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अन्य नामों जैसे हुसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स, पैराबेसल बॉडीज, प्लाज्मोसोम्स, प्लास्टोसोम्स या फाइला या बर्मिक्यूल्स या बायोप्लास्ट या कॉन्ड्रियोसोम्स आदि नामों से भी जाना जाता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को हटा दिया जाए तो इसे माइटोप्लास्ट कहते हैं। बाहरी झिल्ली को हटा देने के बाद भी माइटोकॉन्ड्रिया कार्य कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर कंपटीशन के क्वेश्चंस बन गए बहुत सारे। ये जो नाम्स दे रखे हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया के अलग अलग, इनसे बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव कंपटीशंस में। साथ ही साथ ये नीचे वाला जो पोर्शन है, इससे अलग तरह का क्वेश्चन बनता है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को हटा दिया जाएगा तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया कार्य कर पाएगी। इधर आप देखें डायग्राम में राइट हैंड साइड में ये माइटोकॉन्ड्रिया है और एक ये डिजिटोनिन एक डिटर्जेंट होता है जिसकी वजह से बाहरी झिल्ली को हम माइटोकॉन्ड्रिया की पृथक कर सकते हैं, और ये जो हमको संरचना बाद में प्राप्त होगी इसको हम माइटोप्लास्ट कहते हैं। आइए जरा माइटोकॉन्ड्रिया का इतिहास भी देख लेते हैं। दोस्तों, इस पोर्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान से इनको समझना है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सन 1880 ईस्वी में कोलिकर द्वारा कीटों की रेखित पेशियों में की गई थी। एक नंबर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो साइंटिस्ट था कोलिकर। दूसरी बात, रिचर्ड अल्टमैन ने सन 1890 में इन्हें कोशिका अंगक के रूप में स्थापित किया और बायोप्लास्ट नाम दिया। ये जो दोस्तों अलग अलग नाम आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और विशेषता देखते हैं हिस्ट्री में क्या क्या है। सन 1898 ईस्वी में कार्ल बेंडा, दोस्तों ये नाम भी अपने रिकॉर्ड में नोट कर लीजिएगा, यानी ये जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया का वर्तमान, वो इसी वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। दरअसल ये जो नाम है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। माइटो का मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रियन जिसका मतलब है ग्रेन्यूल्स। यानी माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर दो फॉर्म में जनरली देखने को मिलते हैं, एक तो थ्रेड की तरह से और दूसरे ग्रेन्यूल्स की वजह से। इसी वजह से इन दोनों को मिलाने के बाद में बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। इधर कार्ल बेंडा का दोस्तों इमेज दे रखा है, आप उसको भी देख लीजिएगा। साइंटिस्ट को दोस्तों पहचानना बहुत ज़रूरी है हमको। कभी कभी कंपटीशंस में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि केवल इमेज बेस्ड ही होते हैं, तो आपको यदि वो ठीक से नहीं मालूम होगी इमेज किसकी है तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। अगला हिस्ट्री देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। पहली बार सन 1904 में फ्रेडरिक मेविस, ये भी नाम नोट कर लीजिएगा दोस्तों अपनी कॉपी में। फ्रेडरिक मेविस ने जल कुमुदिनी यानी निम्फिया अल्वा नामक पौधे की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, सबसे पहले इनको
स्ट्रीटेड मसल सेल्स में देखा गया था, यानी एनिमल्स में। अब उसके बाद में प्लांट्स में भी इसको खोजा गया, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद 1904 में। और खोजने वाले कौन थे? फ्रेडरिक मेविस। ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है। सन 1934 में बेंजले तथा होयर ने माइटोकॉन्ड्रिया को यकृत की कोशिकाओं से पृथक किया। यानी अभी तक तो हम सिर्फ सेल्स के अंदर देख रहे थे, लेकिन अब ये जो साइंटिस्ट आ गए, इन्होंने बाहर भी निकाल लिया माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे देखते हैं। पैलाडे एक नए साइंटिस्ट आए, ने सन 1954 में क्रिस्टी की परासंरचना का वर्णन किया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी पाई जाती हैं, उनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिटेल्ड स्टडी पैलाडे द्वारा की गई। साथ ही जो क्रिस्टी वर्ड है वो भी पैलाडे ने ही दिया था। सन 1957 में फिलिप सेकोविच ने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रचलित शब्द सेल का पावर हाउस नाम दिया। आपने देखा होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, है ना। तो ये जो साइंटिस्ट था फिलिप सेकोविचस, इन्होंने अलग तरह का यूनिक नाम इस माइटोकॉन्ड्रिया को दिया। आइए दोस्तों, अब प्रकाश डाल लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति पर, ओरिजिन पर। तो माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति के विषय में दो परिकल्पनाएं प्रचलित हैं। पहली परिकल्पना है वो है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, और दूसरी जो परिकल्पना है वो है ऑटोजेनस थ्योरी। दोस्तों, ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे कंपटीशंस में आते हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो आइए पहली थ्योरी देखते हैं, जो कि है एंडोसिम्बायोटिक परिकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया मूल रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी। यानी ये कैसी कोशिकाएं थी? प्रोकैरियोटिक, और स्वतंत्र रूप से रहती थी, जिनमें ऑक्सीडेटिव तंत्र पाया जाता था। यानी इनमें ये विशेषता थी कि ये ऑक्सीजन का उपयोग कर लेती थी। यह तंत्र यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता था। दोस्तों, ये तब की बात हो रही है जब यूकैरियोटिक कोशिकाओं का डेवलपमेंट चल रहा था, जिस कारण माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर एंडोसिम्बियन के रूप में रहने लगे। आइए डायग्राम के द्वारा इसको समझते हैं। ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया थी उस समय दोस्तों, जो कि अकेली रह रही थी और प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में रह रही थी। ये दूसरी कोशिका है दोस्तों, ये है यूकैरियोटिक कोशिका, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता था। आगे क्या हुआ परिवर्तन? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इस वाली कोशिका के साथ में सिम्बायोटिक रूप में या सहजीवी के रूप में रहने लगा, और दोनों साथ साथ रहने लगे। अब चूंकि दोनों को लाभ हुआ, इसलिए इनके अंदर जो कॉम्बिनेशन बना वो एंडोसिम्बियन टाइप का बन गया। आइए दूसरी परिकल्पना देख लेते हैं, जो कि है ऑटोजेनस परिकल्पना। इसके अनुसार प्रोकैरियोट्स के साथ विचलन के समय यूकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए के एक हिस्से को विभाजित करके माइटोकॉन्ड्रिया का जन्म हुआ। तो दोस्तों, दूसरी परिकल्पना के अनुसार जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का डेवलपमेंट चल रहा था, उस समय यूकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए के एक हिस्से से ही माइटोकॉन्ड्रिया का जन्म माना गया है। लेकिन नीचे वाला पॉइंट देखिए दोस्तों, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में बैक्टीरिया के समान ही कई विशेषताएं पाई जाती हैं। जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में क्या क्या विशेषताएं हैं? जैसे पहली बात, उसके अंदर कोई ऑर्गेनील्स नहीं है, जैसे बैक्टीरिया में भी नहीं पाया जाता है, और केवल एक नग्न डीएनए पाया जाता है, जैसा कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, और डीएनए सर्कुलर होता है, जैसा कि बैक्टीरिया में होता है। 70S के राइबोसोम है, जैसा कि बैक्टीरिया में होते हैं। तो कई सारी ऐसी विशेषताएं थी जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया को समान माना गया था। इस कारण एंडोसिम्बायोटिक परिकल्पना को अधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। यहाँ दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन डेवलप होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। इस टॉपिक को, माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति को अच्छे से दोस्तों नोट कर लीजिएगा। आइए माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड अगला पॉइंट देखते हैं, जो कि है उसकी संख्या से रिलेटेड। सामान्यतः इनकी संख्या एक कोशिका में 50 से 5000 तक हो सकती है। कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उनकी ऊर्जा ज़रूरतों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। जैसे स्तनधारियों की परिपक्व लाल रक्त कणिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी है? 0 है, जबकि यकृत कोशिकाओं में इनकी संख्या 20,000 तक भी हो सकती है। आप जानते हैं दोस्तों, आपकी बॉडी का जो सबसे व्यस्त अंग है वो यकृत ही है। साथ ही साथ आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में से सबसे लार्ज साइज का जो अंग है वो भी यकृत ही है। ये भी कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं। अगली विशेषता देखते हैं संख्या में।
मांसपेशियों की कोशिकाओं विशेष रूप से हृदय में पाई जाने वाली यानी हार्ट मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है। जानते हैं क्यों होती है सबसे ज़्यादा? क्योंकि वहाँ पर हार्ट आपका हर वक्त कार्य करता है और आप जानते हैं कि काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी कहाँ से आएगी? रेस्पिरेशन से, श्वसन से। और श्वसन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला पॉइंट देख लेते हैं। एक कोशिका के सभी माइटोकॉन्ड्रिया को सम्मिलित रूप से कॉन्ड्रियोम कहते हैं। ये भी दोस्तों कंपटीशन का क्वेश्चन है कि एक सेल्स में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया को सम्मिलित रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? तो क्या नाम है दोस्तों? कॉन्ड्रियोम। याद रखिएगा दोस्तों इसको। अगर हम आकार और आमाप की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो औसत लंबाई है वो 3 से 5 म्यू माइक्रोन और जो उसका औसत व्यास है वो 5 से 1 म्यू माइक्रोन के करीब होता है। आइए माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की स्ट्रक्चर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की बनी दोहरी झिल्ली यानी डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर है। दोनों झिल्लियाँ कोशिका कला की तरह ही प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड परतों से बनी होती हैं। दोस्तों आपने यदि मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है कोशिका कला वाला तो उसको दोस्तों ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको पूरी उसकी डिटेलिंग दी है कि कोशिका कला में कौन कौन से भाग होते हैं और किस भाग का क्या कार्य होता है। अगली विशेषता देखते हैं दोस्तों। बाहरी झिल्ली 10,000 डाल्टन से कम अणुभार के अणुओं के लिए पारगम्य होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली छोटे अणुओं और आयनों के लिए भी अवरोधी की तरह कार्य करती है। दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं दोस्तों, इसकी दोनों मेम्ब्रेन्स में काफ़ी विशेषता देखने को मिलती है। डायग्राम में देखते हैं हम सबसे पहले। आप यहाँ पर देखिए, ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली, और ये जो मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है यानी आंतरिक कला है। अब डायग्राम को हम और ज़्यादा डिस्क्राइब यहाँ पर नहीं करेंगे। अगली विशेषता देखते हैं। बाहरी झिल्ली में बड़ी संख्या में धसे हुए प्रोटीन यानी इंटीग्रल प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिन्हें पोरिन्स कहा जाता है। दोस्तों इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया की किस कला में पोरिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। बाहरी झिल्ली के विपरीत आंतरिक झिल्ली में पोरिन छिद्र नहीं पाए जाते हैं। तो ये दोनों झिल्लियों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पोरिन किस में पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता है। तो जो आंतरिक झिल्ली है उसमें तो नहीं मिलेगा और जो बाहरी झिल्ली है उसमें पोरिन देखने को मिलेगा। आइए डायग्राम में भी देखते हैं। यहाँ पर ये जो आप होल्स देख रहे हैं ये पोरिन्स के ही होल्स हैं और ये आउटर मेम्ब्रेन में ही देखने को मिलेंगे। बाहरी झिल्ली की सतह चिकनी होती है। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी जो स्किन है वो स्मूथ है। आइए अगली विशेषता देखते हैं संरचना में। बाहरी झिल्ली में फैटी एसिड के दीर्घीकरण यानी इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड्स और एपिनेफ्रिन के ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन ऑफ एपिनेफ्रिन और ट्रिप्टोफैन के क्षरण यानी डिग्रेडेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन आदि क्रियाओं के एंजाइम भी पाए जाते हैं। बाहरी झिल्ली की सतह पर व्रंत विहीन कण पाए जाते हैं जिन्हें पार्सन की उप इकाई कहा जाता है। कंपटीशन का पॉइंट बन गया दोस्तों ये फिर से, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आंतरिक झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर्वलित होकर क्रिस्टी नामक संरचनाएं बनाती है। आप यहाँ डायग्राम में देखिएगा दोस्तों, ये जो अंदर की साइड में आपको ये उंगली की तरह की संरचनाएं देखने को मिल रही हैं, ये संरचनाएं ही दोस्तों क्रिस्टी है। अगला पॉइंट देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह में ही एटीपी सिंथेटेज विकर पाया जाता है। दोस्तों ये फिर से एक क्वेश्चन बन गया कि एटीपी सिंथेटेज विकर कौन सी कला में देखने को मिलता है, बाह्य कला में या आंतरिक कला में। अगला बिंदु देखते हैं। दोनों झिल्लियों के मध्य लगभग 60 से 70 एंगस्ट्रॉम का अवकाश होता है जिसे बाह्य कक्ष कहते हैं, जबकि आंतरिक झिल्ली भी एक कक्ष को घेरे रहती है जिसे आंतरिक कक्ष इंग्लिश में इनर चैम्बर कहते हैं। आइए डायग्राम में देखते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर देखिए ये है आउटर मेम्ब्रेन बाह्य कला। आप यहाँ पर अंदर की साइड में जाएंगे पीली वाली रेखा के, तो ये जो खाली स्थान बन जाता है ये है आउटर चैम्बर यानी बाह्य कक्ष। जबकि आप अंदर की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दोस्तों ये खाली जगह दोस्तों यहाँ से यहाँ तक है, ये सब खाली जगह है, ये सब एरिया खाली है। ये आप देखें ये सब एरिया खाली है, ये सब यानी अंदर भी एक इस तरह का एक चैम्बर डेवलप हो जाता है जिसको अंतःकक्ष या इनर चैम्बर कहते हैं। आइए अगली विशेषता देख लेते हैं संरचना में।
बाह्य कक्ष को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या दूसरा इसका नाम है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं। इसमें विभिन्न बिकर युक्त तरल पदार्थ भरे रहते हैं। बिकरों में पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, पायरुविक कार्बोक्सिलेज आदि प्रमुख हैं। आइए अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की संरचनाएं जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया में अधात्री या मैट्रिक्स में अंदर की ओर अंगुलियों की तरह मुड़कर माइक्रोविलाई या छोटी छोटी पट्टिकाएं बनाती है जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। आइए डायग्राम में देखते हैं दोस्तों। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके तुरंत बाद ये खाली स्थान पाया जाता है जिसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसके तुरंत बाद ही ये आंतरिक कला शुरू हो गई दोस्तों, ये वाली, इसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। तीसरे नंबर पर यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, ये रहा इनर मेम्ब्रेन। इसी इनर मेम्ब्रेन के अंदर की ओर मुड़ जाने की वजह से ये आप उंगली की तरह की संरचनाएं देख रहे हैं। इन्हीं संरचनाओं को हम क्रिस्टी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर। आइए आगे की विशेषता देखते हैं। पादप माइटोकॉन्ड्रिया में माइक्रोविलाई तथा जंतु माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाए जाते हैं। इन दोनों में इसका नाम अलग अलग है। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स को विभिन्न छोटे छोटे भागों में बांटती हुई प्रतीत होती है। आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एरिया बनते चले जाते हैं जिसकी वजह से आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की साइड में भी कई सारे चैम्बर्स बन गए हैं। आइए अगली विशेषता देखते हैं। प्रत्येक क्रिस्टी की दोनों कलाओं के बीच के भाग को अंतरक्रिस्टलीय स्थान या इंट्राक्रिस्टल स्पेस कहते हैं। आइए डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की और ये वाली जो है ये इनर मेम्ब्रेन है और ये स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ये अंदर की तरफ इस तरीके से ये क्रिस्टी बनी हुई है। तो क्रिस्टी के अंदर की ओर का ये जो एरिया बन जाता है इस एरिया को ही कहते हैं हम अंतरक्रिस्टल स्पेस। अगली विशेषता देखते हैं। क्रिस्टी की सतह पर विशेष रूप से क्रिस्टी की मोटाई वाले स्थल पर लगभग 100 एंगस्ट्रॉम की नियमित अंतराल की दूरी पर लगभग 70 से 100 एंगस्ट्रॉम लंबे और टेनिस के रैकेट के आकार के असंख्य सूक्ष्म कण लगे रहते हैं जिन्हें F0 F1 कण या एलिमेंट्री कण या ऑक्सीसोम्स या आंतरिक झिल्ली उप इकाई कहते हैं। आइए इसको अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। F0 F1 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स या इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट। आइए डायग्राम में हम देखते हैं इसको। नीचे वाले डायग्राम में देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल ऊपर वाले डायग्राम की तरह ही ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई और इनर मेम्ब्रेन और ये क्या चीज़ है, ये मैट्रिक्स है। इनर मेम्ब्रेन इस मैट्रिक्स में इस तरीके से उंगली की तरह से फोल्ड कर लेती है और यही बन गई क्रिस्टी। क्रिस्टी में आप देखेंगे तो ये टेनिस के रैकेट की तरह की ये जो संरचना है दोस्तों, ये वाली टेनिस के रैकेट की तरह की संरचनाएं लगी रहते हैं। यहाँ पर केवल 2 दिखाई हैं दोस्तों। तो टेनिस के रैकेट की तरह की संरचनाएं लगी रहती हैं जिसमें आप देख रहे हैं ये जो गोल पोर्शन है ये आउटर बाहर की साइड में रहता है और अंदर की साइड में एक ये पतला सा डंडा सा निकला रहता है जिसे हम स्टैक कहते हैं और यहाँ पर नीचे ये इसका बेस होता है। यही कहलाते हैं दोस्तों ऑक्सीसोम्स। प्रत्येक F0 F1 कण के 3 भाग होते हैं जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। पहला जो भाग है वो इसका आधार भाग है जो कि क्रिस्टी की झिल्ली से लगा रहता है। आइए एक बार इसके फिर से देख लेते हैं। ये क्रिस्टी की झिल्ली है ये वाली और इस वाले भाग में ये जो भाग है ये इसका बेसल पोर्शन है किसका, F1 कण का। दूसरा भाग देखते हैं वो है ब्रंथ, इंग्लिश में इसको स्टैक कहते हैं। यह आधार व शीर्ष के बीच पाया जाता है। तो बेस ये हो गया दोस्तों ये वाला पोर्शन और सबसे ऊपर का पोर्शन ये रह गया जिसको हम शीर्ष या हेड कह रहे हैं। तो इन दोनों के बीच के स्थान पर ब्रंथ देखने को मिलेगा। तीसरा भाग है दोस्तों शीर्ष। यह ब्रंथ के शीर्ष पर स्थित होता है यानी शिखर पर स्थित होता है। आप यहाँ डायग्राम में देखिए ये जो लास्ट वाला पोर्शन बचा ये ही हेड है। आइए अगली विशेषता देख लेते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की। ऑक्सीसोम का निर्माण 2 कारकों F0 तथा F1 के द्वारा होता है। F1 कण ऑक्सीसोम के आधार पर होता है जो आंतरिक झिल्ली के साथ F0 कण के जुड़ने में मदद करता है। F0 F1 कण को OSCP यानी ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कॉन्फरिंग प्रोटीन कहा जाता है। ऑक्सीसोम्स
प्रोटीन कॉर्टेक्स यानी प्रोटीन वल्कुट तथा फॉस्फोलिपिड कोर के बने होते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया में F0 F1 कणों की संख्या 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 के करीब होती है। दोस्तों ये सब कंपटीशंस के क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे OSCP की फुल फॉर्म क्या है, F0 F1 कण किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में जुड़े रहते हैं, या फिर एक माइटोकॉन्ड्रिया में F0 F1 कणों की संख्या लगभग कितनी होती है। एक वैज्ञानिक आए दोस्तों पेकर 1967 में, इनके अनुसार ऑक्सीसोन्स में ATP सिंथेटेज बिकर पाया जाता है जो ATP के निर्माण में भाग लेता है। तो दोस्तों ये भी एक कंपटीशन का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स एक प्रोटीन युक्त जलीय सदृश्य अर्ध तरल पदार्थ है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक चक्रीय DNA जैसा कि दोस्तों बैक्टीरिया में मिलता है, 55S राइबोसोम, क्रेब्स चक्र के सभी बिकर, RNA व अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। आइए अब मैट्रिक्स में पाए जाने वाले अन्य पदार्थों की विशेषताएं देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल DNA द्विरज्जुकी यानी डबल स्ट्रैंडेड, नग्न, दानेदार, गोलाकार, उच्च GC यानी ग्वाइनिन और साइटोसिन युक्त अणु होता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के DNA से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक इसकी जो खास बात है कि इसके DNA में हाई GC रेशियो पाया जाता है। DNA, RNA तथा राइबोसोम की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग यानी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं। दोस्तों ये फिर से एक कंपटीशन का क्वेश्चन हो गया। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन एवं एंजाइमों का निर्माण खुद कर सकते हैं तथा इसी कारण ये जीवित कोशिका के अंदर रहते हुए जनन करते हैं, यानी अपने जैसे नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। यह क्षमता केवल कोशिका द्रव्य के अंदर रहकर ही होती है, यानी स्वतंत्र रूप से अगर माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ दिया जाए तो वो जनन इस तरीके से नहीं कर पाते। दोस्तों जब कोशिका का विभाजन होता है तो जो पुत्री कोशिकाएं हैं उनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया जाता है। तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा पुत्री कोशिका में वो इसी वजह से जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग होता है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के रासायनिक संगठन की। माइटोकॉन्ड्रिया में निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ देखने को मिलते हैं। जैसे यदि हम DNA की बात करें तो DNA केवल कुछ मात्रा में ही देखने को मिलेगा। RNA की बात करें तो लगभग 0.5% RNA मिलेगा। फॉस्फोलिपिड की बात करें तो 25 to 30% फॉस्फोलिपिड देखने को मिल जाएंगे। प्रोटीन्स की बात करते हैं तो 65 to 70% हमको प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिल जाएंगे। आइए दोस्तों अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की। तो इसका पहला कार्य देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि यह ऑक्सीशोषण का स्थल है। यह भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा कार्य देख लेते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में श्वसन की क्रेब्स चक्र प्रक्रिया संपन्न होती है जबकि कृष्टि पर इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के द्वारा ATP के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ATP उच्च ऊर्जा वाले अणु हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर ATP का पूरा नाम जान लीजिए, वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 और 2 से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह क्यों कहते हैं, कोशिका में क्रेब्स चक्र प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहाँ पाया जाता है, ATP का पूरा नाम लिखिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डेवलप होते हैं। आइए थर्ड देख लेते हैं। तीसरा जो कार्य है वो है ऊष्मा उत्पादन में। आपने देखा होगा जब आप तेज़ी से एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी आपकी एकदम से हाँफने लगती है और तेज़ी से आप श्वसन लेने लगते हैं। ये तेज़ी से श्वसन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इस समय हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ज़्यादा मात्रा में जब ऑक्सीजन बॉडी में जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ही तीव्रता के साथ में एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। आइए फोर्थ नंबर का कार्य देख लेते हैं। फोर्थ नंबर का कार्य है कैल्शियम आयनों के भंडारण में। एक्चुअली कुछ समय के लिए माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम आयनों का भंडारण भी करते हैं। फिफ्थ नंबर देखते हैं। न्यूरॉन्स में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरो हार्मोन के निर्माण में मदद करते हैं। ये हमारी नर्व से रिलेटेड हार्मोन है दोस्तों, जो नर्व्स के लिए आवश्यक होता है। अगला कार्य देख लेते हैं दोस्तों। अंडजनन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा पीतक पट्टिकाओं यानी योग प्लेटलेट्स का निर्माण किया जाता है। अगला कार्य देख लेते हैं दोस्तों। शुक्र जनन के समय माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा माइटोकॉन्ड्रियल बलय, इंग्लिश में इसको माइटोकॉन्ड्रियल रिंग्स कहते हैं,
का निर्माण होता है। आइए इधर राइट हैंड साइड पर हम स्पर्म का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्पर्म का हेड है। हेड के ठीक नीचे ही बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और ये एक रिंग का निर्माण करते हैं जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल रिंग कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया समाप्त हुआ। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप जो है इस टॉपिक को अब अच्छे से समझ पाए होंगे तथा आने वाले कॉम्पिटिशन्स में सारे क्वेश्चंस जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड होंगे वो दे पाएंगे। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा ताकि नए नए जो वीडियोज़ आते हैं वो आपको समय से उपलब्ध हो पाएँ। सभी को मेरा नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।